आज के पेप्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का वाक्य है टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा जान पहचान मान सम्मान खो देती है। आप जब किसी से ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो वह व्यक्ति आपकी उतनी इज्जत नहीं करता जितनी की पहले करता था। इसका मतलब यह भी है कि आपका तिरस्कार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके अवगुण भी पता चलने लग जाते हैं। आज मैं 3 उन अहम मुद्दों पर बात करूंगा जिनकी चर्चा आजकल भारत के सभी अखबारों में है। इन अहम मुद्दों में मैं आपसे वह जानकारी साझा करने की कोशिश करूंगा कि देश में क्या हो रहा है और क्यों देश की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे तो भारत में सब कुछ मुमकिन है। एक खबर के मुताबिक 10 जून को सीबीआई ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो भारत में डॉक्टरों के लिए परीक्षा नीट का स्कोर बदलने के लिए 90 लाख रुपया लेते थे। कहीं भी कोई पारदर्शिता नहीं रह गई है। सबसे पहला मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। कैंसर के इलाज के लिए केमियोथेरेपी का सहारा लिया जाता है और एक खबर आई है कि भारत की दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के सैंपल फेल हो गए हैं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसे आमतौर पर TVIJ या द ब्यूरो के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, लंदन में स्थित एक गैर लाभकारी समाचार संगठन है जिसकी स्थापना 2010 में सार्वजनिक हित जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। इसने और द हिंदू अखबार ने संयुक्त रूप से प्रकाशित एक लेख में यह तथ्य उजागर किए हैं कि तकरीबन 100 देशों को कैंसर के इलाज के लिए भारत में कुछ कंपनियों के द्वारा भेजी गई दवाएं ना सिर्फ खराब हैं बल्कि उसके साइड इफेक्ट भी जानलेवा हैं। पिछले 6 वर्ष में यह दवाएं नेपाल, इथोपिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब को भेजी गई हैं। इनकी जांच नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी अमेरिका में शोधकर्ताओं ने की है, जिन्होंने 159 कैंसर की दवाओं के नमूनों की जांच की है, जिसमें से तकरीबन 20% मानकों पर फेल हो गए हैं। सबसे ज्यादा खराब नमूने भारत की वीनस रेमेडीज के पाए गए, जिसके 8 के 8 नमूने ही फेल हो गए। कंपनी ने अपनी तरफ से इन्हें बिल्कुल मानकों पर ठीक पाए गए बताया है और उन्होंने कहा है कि सप्लाई चेन और रखरखाव में कोई गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि इनको चेक करने की प्रक्रिया ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हटकर की गई है, जबकि इन्हें चेक करने वाली मारिया लेब्रामन ने बताया है कि उन्होंने तय मानकों के अनुसार ही इनकी जांच की है। 2 और दवाई निर्माता जुविस लाइफ साइंसेस और GLS, जिन्होंने लगभग 40 देशों को दवाएं भेजी थी, के भी नमूने फेल हो गए हैं। 17 कंपनियां जो यह दवाएं बनाती हैं में से 16 भारत में ही हैं। कुछ दवाओं में तो असल दवाई की मात्रा इतनी कम थी कि उन्हें मरीजों को देने से कोई लाभ ही नहीं होता। कुछ दवाओं में तो असल दवा की मात्रा इतनी अधिक थी कि उनको मरीजों को देने से उनके अंगों को बुरी तरह से प्रभावित कर जान तक जोखिम में डालने का खतरा था। दोनों ही स्थितियों में नुकसान लाजमी है। तीनों कंपनियों ने अपना स्पष्टीकरण देने की याचना पर कोई जवाब ही नहीं दिया। अलग अलग देशों के डॉक्टरों ने इन दवाओं के असरदार ना होने पर भी सवाल उठाए हैं और कुछ ने तो इनके मारू असर का भी जिक्र किया है। जांच ने जाए तो साबित कर ही दिया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है। जब भारत की दवा कंपनियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उन्हें हर एहतियात बरतनी होगी जिससे उनके व्यवसाय भी बचे रहें, लाखों लोगों का रोजगार भी न जाए और मरीजों, डॉक्टरों, जांच एजेंसियों का विश्वास भी उन पर बना रहे। यह लाखों लोगों की जान का सवाल है जिस पर किसी भी तरह की उंगली नहीं उठनी चाहिए। दूसरी अहम जानकारी अंतरिक्ष में हमारे पायलट को भेजने से संबंधित है। एक्सम एक प्राइवेट संस्था है जिसने नासा और स्पेस एक्स से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जो व्यवसायी मिशन के लिए अंतरिक्ष में जाने वालों को सीट बेचती है। उसी के तहत भारत ने 548 करोड़ रुपए में भारतीय वायुसेना के एक पायलट के लिए अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि पृथ्वी से 403 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, पर जाने के लिए एक टिकट खरीदी है। अखबार के मुताबिक इस टिकट की खरीद के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जहां यह ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की एक्सकम 4 मिशन में सीट के लिए 548 करोड़ खर्च करने को लेकर उठे विवाद का हिंदी में विस्तार से विश्लेषण यह है। भारत सरकार और इसरो ने एक्सम, नासा और स्पेस एक्स के जरिए लगभग 548 करोड़ रुपए दिए हैं। इस राशि में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान में यात्रा, नासा स्पेस एक्स सदर का परीक्षण, ISS
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के मिशन के दौरान वैज्ञानिक प्रयोग। इस खर्चे को लेकर एक बहस छिड़ गई है कि बहुत अधिक खर्च किया गया है। आलोचकों का कहना है कि 548 करोड़ बहुत अधिक राशि है। इससे कई सार्वजनिक स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे की योजनाएं चलाई जा सकती थी। कुछ लोगों को लगता है कि यह खर्च गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है, खासकर तब जब भारत में अभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास की जरूरतें अधूरी हैं। विरोधियों का तर्क है कि इस राशि का उपयोग देश के भीतर की जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता था, बजाय एक गौरवपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं मिशन में। एक खबर के मुताबिक देश के लगभग 14 लाख बच्चों को डीपीटी के टीके की प्रथम डोज भी हम नहीं दे सके। साफ पीने का पानी तो हम आज तक तमाम लोगों को मुहैया नहीं करवा सके। पता नहीं कितने लोग आज तक गंदगी और गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। यह मिशन पूरी तरह से इसरो द्वारा संचालित सरकारी मिशन नहीं है जैसे गगनयान, बल्कि यह एक निजी और सरकारी भागीदारी वाला मिशन है। ऐसे में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारतीय टैक्स दाताओं के पैसे से एक्शन स्पेस जैसे निजी मिशन को फंड करना सही है। समर्थकों का कहना है कि यह एक रणनीतिक निवेश है जो कि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन जैसे गगनयान के लिए अहम अनुभव देगा। इस मिशन में 60 से अधिक प्रयोग किए जाएंगे, जिनमें से 7 इसरो द्वारा डिजाइन किए गए हैं, जैसे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, माइक्रोग्रेविटी, पौधों की वृद्धि, दृष्टि संबंधी अध्ययन और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, वैश्विक प्रतिष्ठा और सहयोग। एक भारतीय पायलट का अमेरिकी अंतरिक्ष यान उड़ाना भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करता है। समर्थकों का यह भी कहना है कि 500 करोड़ कोई खर्च नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक निवेश है जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगा। अब तीसरा मुद्दा केरल के गवर्नर और वहां की सरकार के बीच चल रही खींचतान से है। घटना इस प्रकार है कि गवर्नर साहब ने राजभवन में एक सरकारी फंक्शन में भारत माता की एक तस्वीर सजा दी, जिसमें वह केसरी साड़ी में एक औरत के रूप में थी जो एक शेर के साथ भारत के नक्शे में खड़ी हुई हैं, जिनके एक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज न होकर केसरी झंडा पकड़ा हुआ है, जहां पर फूल माला अर्पित की गई और पारंपरिक दिया भी जलाया गया। इस तरह की तस्वीर को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया जाता है। इस फंक्शन के बारे में वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने ऐतराज किया कि भारतीय संविधान और कोई भी कानून भारत माता के नाम को मान्यता नहीं देता, जैसे कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को है। इसलिए वह गवर्नर महोदय द्वारा आयोजित उन सभी कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे जिनमें जहां यह तस्वीर लगाई जाएगी। भारतीय संविधान के मुताबिक गवर्नर को चुनी हुई सरकार की सलाह के अनुसार कार्य करने का परिविधान है। वह अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी के पालन के लिए निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। भारत की संविधान सभा को संबोधित करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया था, संविधान के तहत गवर्नर को किसी भी काम को अपनी मर्जी मुताबिक करने का अधिकार नहीं है। किसी भी कार्य के लिए बंग माता, बंगाल की माता, ना कि भारत माता के नाम का उल्लेख सबसे पहले बंगाल के एक लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 19वीं सदी के लिखे गए एक नावल अनंत मठ में मिलता है, जो बंगला राष्ट्रवाद का प्रतीक है। बंग माता के एक चित्र को रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में तैयार किया था, जिसमें बंग माता की 4 भुजाएं थी जो कि एक देवी के रूप में दिखाई गई थी। इसी तस्वीर को स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य बहन निवेदिता ने भारत माता के रूप में प्रचलित किया था। बाद में आजादी के संघर्ष में भारत माता की जय का नारा मकबूल हो गया था, पर उस तस्वीर को कभी भी अपनाया नहीं गया था और ना ही प्रदर्शित किया गया था। पंडित नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज अथवा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिक्र किया है कि लोग भारत माता की जय के उद्घोष से मेरा स्वागत करते थे, पर मेरा कहना है कि कौन है यह भारत माता। मेरा मानना है कि असल में भारत माता यहाँ के लोग जो जहां वहां फैले हुए हैं, इस देश के पर्वत, जंगल, नदियां और लहलहाते खेतों जिनसे हमें खाने को भोजन मिलता है और जो हमें सबसे प्रिय है, से बनता है। इसलिए भारत माता की जय का मतलब इन लोगों की जय से है। इसलिए इस सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नर महोदय को अपने सरकारी कामों को अपनी इच्छा मुताबिक करने की प्रवृत्ति अंकुश लगाना होगा और इस तरह की जिद को छोड़ना होगा,
तभी उनके और चुनी हुई सरकार के सहयोग से प्रांत उन्नति कर पाएगा। जय था आज का एपिसोड। आगे फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जय भारत।